नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में, मतलब गांव वाले एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, हमें विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी में भाषा से संबंधित क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाषा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, भाषा भाषा क्या है? भाषा भाष धातु से बना शब्द है। अब ये भाष क्या है? भाष जो है संस्कृत भाषा का ये शब्द है, भाष। ठीक है, वही भाष धातु से ही भाषा बना हुआ है। तो चलते हैं, धातु क्या है? अब भाई अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये धातु क्या है। धातु मूल भाषा ही धातु कहलाती है। ओके, मूल भाषा ही धातु कहलाती है। तो अभी हम आ जाएंगे क्रियाएं। क्रियाएं क्या है? धातु ही क्रियाएं होती हैं, ठीक है। क्रियाएं भी धातु होती हैं। अब हम आ जाएंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है भाषा। ये तो हमने इसलिए बताया कि भाषा जो है धातु से बना है, संस्कृत भाषा से, ठीक है। अब हम आते हैं भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ मतलब कि विचार प्रकट करना। अर्थात अगर हम इसे परिभाषा के रूप में लेंगे, भाषा वह माध्यम है जो एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के या दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब देखिए, ये तो इतनी बड़ी हो गई। अगर हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, ठीक है, क्या होगा? जैसे विचार विमर्श या विचारों का लेन देन ही भाषा कहलाती है। मतलब क्या होगा? जैसे दो व्यक्ति हैं, हम हुए, कोई सामने दूसरा आदमी है। हम और वो सामने वाला आदमी अपने विचारों का आदान प्रदान, लेन देन किस रूप में कर रहे हैं, वही भाषा कहलाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं भाषा की विशेषताएं क्या होगा। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक। भाषा अर्जित संपत्ति है। इसका क्या मतलब है कि भाषा अर्जित संपत्ति है? मतलब ये होगा कि अगर एक बच्चा घर में पैदा होता है, तो वह मतलब कि उसे भाषा आती नहीं है कि वो पैदा हुआ, वो ये जन्मजात है कि उसे भाषा आ रही है। भाषा अर्जित संपत्ति मतलब पैदा होने के बाद बच्चा परिवार में लोगों की भाषा सुनता है, अनुकरण करता है। देखिए, उसके बाद लेखन द्वारा मतलब उस पे कुछ ना कुछ वो अर्ज करेगा, मतलब उसको ग्रहण करेगा। वो एक जन्मजात चीज नहीं है कि भाषा उसे जन्मजात आती रहेगी। इसका अर्थ यही है। और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। हाँ जी, बिल्कुल सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये सामाजिक प्रक्रिया होगी। तो फ्रेंड्स, आगे क्या है? भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। हाँ जरूर, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, नहीं तो वह बदलती ही नहीं। अर्थात भाषा परिवर्तनशील होती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता मतलब कि अब ये नहीं है कि हम एक भाषा को बोल दिए बस अब यहीं तक है, इसका अब इसके आगे इसका विस्तारित रूप नहीं हो सकता। अब ये चीज हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे हमारी हिंदी भाषा हो गई, ये हिंदी बेसिकली कहाँ से इसका उत्पत्ति? ये संस्कृत का रूपांतरित है हमारा हिंदी भाषा, ठीक है। देखिए कैसे संस्कृत, यही संस्कृत फिर पाली में रूपांतरित हुई, पाली फिर प्राकृत में रूपांतरित हुई, फिर अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी आई। मतलब संस्कृत से इतना परिवर्तित होकर तब जाके संस्कृत हिंदी में परिवर्तित हुई। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, परंतु इसका मानक रूप होता है। जी अवश्य, इसका मानक रूप होता है। अब आएंगे हम, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ जाता है। इसका क्या मतलब होगा? मतलब अगर कोई भाषा है, सपोज हमें हिंदी तो आ रही है बोलने, लेकिन अब हमें कोई बोल दिया कि कन्नड़ बोलना है आपको, ठीक है। तो अब कन्नड़ भाषा हमारे लिए तो एक नई भाषा होगी, ठीक है। अगर हमें खाली हिंदी ही आती है, तो अब हम बोलेंगे अरे ये तो बहुत कठिन है, हम कैसे बोलेंगे, ये कैसे बात कर पाएंगे इसमें हम। लेकिन अगर आप उस चीज को प्रयास करेंगे किसी भी तरीके से, सुनेंगे, किसी को देखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, अगर वो करते करते हमको आ जाती है, कन्नड़ भाषा बोलते बोलते आ जाती है, तो वो कठिन से
सरल हो जाती है हमारे लिए। तो इसका कहने का मतलब यही है कि भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ जाता है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं हम। भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या क्या है? भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब देखिए पहला क्या आ जाएगा। ठीक है, पहला हम समझेंगे इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। पहला हो जाएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा का क्या मतलब है? जैसे हमें किसी भी चीज को अगर जैसे सीखना है, ठीक है, अब भाषा ही हम ले रहे हैं, सीखना है, तो सर्वप्रथम तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए कि हमें ये चीज सीखनी है, हमें कन्नड़, हमें तेलुगु सीखना है। ठीक है, हमारे अंदर से जिज्ञासा आनी चाहिए। दूसरा आ जाएगा अनुकरण। देखिए, अब हमें ये आएगा कैसे? जिज्ञासा तो हमारे अंदर आ गई, लेकिन अब हम किसी को जो ये कन्नड़ भाषा बोलता है, हम उसे देखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, उसको समझेंगे। ये प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा अभ्यास। अब रही अभ्यास की बात। अभ्यास को किसी भी चीज का जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे वो चीज हमें नहीं आएगी। इसीलिए इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसे बताया गया है कि पहले जिज्ञासा आनी चाहिए, फिर अनुकरण उसका करेंगे, फिर अभ्यास करेंगे, तब जाके भाषा सीख पाएंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं भाषा का विकास क्रम। ठीक है, भाषा का विकास क्रम कैसे आता है? अब देखिए, पहले तो हम सुनेंगे। ठीक है, अब हम किसी बच्चे पे ही ले ले रहे हैं। ठीक है, किसी एक छोटे बालक पर लेंगे। तो बच्चा पहले तो किसी भी चीज को सुनता है। ठीक है, पहले किसी चीज को सुनेगा, फिर उसको बोलने का प्रयास करेगा। ठीक है, फिर उसको पढ़ने का प्रयास करेगा, फिर लिखने का प्रयास करेगा। मतलब कि ये एक क्रम से हो रही है ये चीजें। मतलब ये नहीं कि अचानक से तुरंत लिखने लगा या पढ़ने लगा, नहीं। पहले बालक पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। इसी का देखिए हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं LSRW। ठीक है, ये एक विकास क्रम है। ठीक है, इस चीज को आप समझते जाइएगा। और कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएं हमें। ठीक है, चलिए, भाषा के प्रकार क्या है? भाषा के प्रकार तीन प्रकार से है भाषा। ठीक है, भाषा कोई भी भाषा हुई, ऐसा नहीं है कि हाँ ये हिंदी ही भाषा, कोई भी भाषा हुई उसके तीन प्रकार होंगे। अब देखिए, पहला क्या है? मौखिक भाषा। क्या है मौखिक भाषा में? मौखिक भाषा में ये होगा कि हम बोल कर या सुन कर। ठीक है, मौखिक भाषा का मतलब हुआ मुंह से हमने बोला या किसी के मुख से निकली आवाज वो हमने सुना, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी। अब आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? किसी भी चीज को लिख कर, पढ़कर, कोई चीज लिखी हुई है, अब उसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो लिखित भाषा हो गई। और तीसरी आ गई सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या है? संकेत या इशारों में। ठीक है, अब ये सांकेतिक भाषा है संकेत या इशारों में। देखिए, बोल ये बोलने की भी एक हुआ मौखिक, लिखित लिख कर। लेकिन ये सांकेतिक भाषा क्या है? दो लोग हैं आमने सामने। ठीक है, अब वो न तो बोल रहा है न लिख रहा है, वो हमें संकेत द्वारा अपनी बात को हमारे पास पहुंचाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो अब या तो आंखों से इशारा करेगा या हाथ इधर उधर घुमाएगा। मतलब वो किसी न किसी संकेत इशारों से ही अपनी बात को रखेगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इस पॉइंट पे। सबसे सरल भाषा कौन सी है? देखिए, सबसे सरल भाषा कौन सी है? और हमने यहाँ पे दे दिया मौखिक। हाँ, यहाँ दे दिया हमने मौखिक। ये मौखिक क्या है? मतलब मौखिक ही क्यों है सबसे सरल भाषा? इसको अब हम समझेंगे। मौखिक इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी हम बोलता है तो वो हम सुनते हैं, और सुनने पे हमें तुरंत समझ में आ जाती है। ठीक है, तुरंत समझ में कोई बोला तुरंत हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज इसने बोली है, समझ में आ जाता है। इसलिए ये सबसे सरल भाषा में कहेंगे इसको। फिर आती है कठिन भाषा। और सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा। कैसे? सांकेतिक भाषा को हम कठिन इसलिए कहेंगे कि समझ लीजिए हमारे सामने कोई है, और अब वो बातें हम वो अपना कोई चीज हमें समझाना चाह रहा है या बोलना चाह रहा है, और वो ना बोल सकता है न लिख सकता है। अब वो हमें बताएगा संकेत द्वारा। अब वो हाथ घुमा के बोल रहा है या
मतलब किसी भी इशारों से बोल रहा है, वो चीजें हमको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसलिए जो है इसे सबसे कठिन भाषा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं लिखित भाषा की तरफ। ये लिखित भाषा कैसे होगी? लिखित भाषा सरल और कठिन दोनों है। आप बोलेंगे आप कैसे है? लिखित भाषा इसलिए सरल और कठिन है, मतलब कि अगर देखिए कोई चीज लिखी हुई है, अगर उसको पढ़ने में हमें तुरंत समझ में आ गई तो वो भाई हमारे लिए सरल हो गई। अगर वो लिखित भाषा हमें पढ़ने में नहीं समझ में आ रही है तो वो कठिन हो गई। ठीक है, इसलिए लिखित भाषा को हमने दोनों प्रकार से समझा है। ठीक, अब हम आ जाएंगे हिंदी के दृष्टिकोण। क्या है हिंदी के दृष्टिकोण? मतलब कि अभी देखिए, पहला ऐतिहासिक है। पहला क्या आएगा? ऐतिहासिक दृष्टि। दूसरा आ जाएगा भौगोलिक दृष्टि। तीसरा आ जाएगा राजनैतिक दृष्टि। अब ये चीज क्या है, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि में हम बोलेंगे, यहाँ पे हमने देखिए नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये ऐतिहासिक दृष्टि में आएगा संस्कृत। हमारा ऐतिहासिक, हिंदी का ऐतिहासिक रूप तो संस्कृत को ही मानेंगे ना, क्योंकि संस्कृत का ही रूपांतरित जो है हिंदी हमारी है। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि संस्कृत में पहले तो वैदिक संस्कृत आई वैदिक रूप में, फिर जो है आई लौकिक रूप में। अब इसमें क्या होगा वैदिक में? अब देखिए, ये जो वेद पुराण उपनिषद, ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, ये एकदम वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। समझ रहे हैं आप? इसकी भाषा पूरी वैदिक रूप है। ये ऐसा हम ऐसा नहीं है कि कोई भी आया पढ़ लिया, उसमें संस्कृत के एकदम जो है बढ़िया बढ़िया शब्द, एकदम जटिल जटिल शब्द हैं। ये सबका पढ़ पाना और समझ पाना असंभव है। ठीक है, पहले संस्कृत वो चीज, वैदिक संस्कृत, वैदिक रूप उसका कठिन था। उसके बाद आता है लौकिक रूप। अब हम लौकिक रूप में क्या समझेंगे? जैसे आम बोल चाल में अब हम देखा जाए तो हम लौकिक रूप, संस्कृत का लौकिक रूप ही ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। और अगर हम देख लें कि ये रामायण और महाभारत, ये भी लौकिक रूप ही है संस्कृत का, क्योंकि इसे हम ज्यादातर सब लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसका उच्चारण कर लेते हैं, इसलिए ये लौकिक रूप में है। ठीक, अब आती है भौगोलिक दृष्टि। ठीक है, हिंदी का पहला तो हमने ऐतिहासिक दृष्टि पढ़ लिया। अब दूसरा आता है भौगोलिक दृष्टि। ओके, तो चलते हैं भौगोलिक दृष्टि की तरफ। अब इसमें क्या है, मतलब कि हमारी हिंदी भाषा, भौगोलिक मतलब ये जो है पृथ्वी पर इसका भौगोलिक दृष्टि मतलब हिंदी का कौन कौन सी जगह पे हिंदी बोली जाती है ज्यादातर। तो ये जो हमारा भारत देश है, हमारा प्यारा भारत देश, उसमें जो ये मध्य देशीय, इसका मतलब ये होगा कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदी कहाँ बोली जाती है। तो हम बताएंगे कि भारत, मध्य भारत में। ठीक है, मध्य भारत में जितने भी राज्य आते हैं उसमें ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए मध्य भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, झारखंड, ठीक है, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार। देखिए ये क्या है, इसका मतलब क्या है? अब अगर आप मैप के हिसाब से देखें तो आप ये चीज बोल सकते हैं कि मैप में अगर मध्य भारत को आप लेंगे तो ये सारे राज्य इसमें आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद हो रहे हैं तो अगर आपको ऑप्शन में, परीक्षा में ऑप्शन में दे देता है तो ये चीज आप अपने अंदाज से इस चीज को ला सकते हैं कि मध्य भारत में कौन कौन से राज्य हैं ज्यादातर। और मतलब अगर आपने इसको देखा है तो उसके बाद अगर हम आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, रह गई बात कि ये दिल्ली और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर भी हिंदी भाषी ही लोग हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे की तरफ देखते हैं क्या है। अब तीसरा है राजनीतिक या संवैधानिक। ठीक है, राजनीतिक या संवैधानिक। अब हम बताएंगे, भारतीय संविधान में अनुसूची 8 भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में।
आपको हम बता दें, जिसमें अनुसूची 8 में और भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जिसमें हिंदी भाषा तो है ही, लेकिन उसी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका यही मतलब है, ठीक है। और वो संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वाला चीज तो समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आगे। बोली, बोली क्या है? हाँ, बोली क्या है, इस चीज को आप समझेंगे कि बोली क्या है। सीमित क्षेत्र में संचार का माध्यम बोली होती है। इसका अर्थ क्या होगा? सीमित क्षेत्र मतलब एक कुछ एरिया, एकदम मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हम ले लेंगे, छोटा, जो छोटा क्षेत्र होगा, वहां पे जो आम बोलचाल में कौन सी भाषा को, किस तरीके से लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कौन सा संचार का माध्यम है, उसी को हम बोली कहेंगे। इसका मेन आप की पॉइंट यही पकड़ेंगे कि जो सीमित क्षेत्र मतलब एक छोटा क्षेत्र होगा, ठीक है। हाँ, अब चलेंगे हम भाषा पे। भाषा क्या है? व्यापक क्षेत्र में संचार का माध्यम भाषा होती है। इसका मतलब आप समझिए, अगर यही बोली है तो सीमित क्षेत्र मतलब कि एक छोटा क्षेत्र होगा, लेकिन यहीं पे भाषा बोल दे रहे हैं, तो भाषा मतलब व्यापक क्षेत्र, मतलब एक बड़े क्षेत्र में एक दूसरे से जो संचार का माध्यम है, एक दूसरे से लोग बात करते हैं, जो भाषा होती है उसी को भाषा कहते हैं, ठीक है। व्यापक क्षेत्र, आपको यही की पॉइंट दो पकड़नी है दोस्तों, ठीक है। एक व्यापक क्षेत्र हम बोलेंगे, एक सीमित क्षेत्र, यही दोनों की पॉइंट से आप इस दोनों की परिभाषा जो है समझ सकते हैं। देखिए, एग्जाम में आता है कि बोली की परिभाषा होगी, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और भाषा की भी अगर परिभाषा आती है तो आप देखिए यही की पॉइंट पकड़िए, ठीक है। चलते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है। अब देखिए, बच्चा पैदा हुआ, अब सबसे पहले तो वो 3 महीने का बच्चा होता है, वो अपनी माता को सबसे पहले पहचान जाता है, ठीक है। सबसे पहले वो अपनी माता को पहचानता है, तो उन्हीं की भाषा को ज्यादा वो समझता है, क्योंकि उसकी माता ही उसके साथ ज्यादा रहती हैं, उस मतलब, इसलिए एक तरह से देखा जाए वही पहली गुरु कहलाती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वो माता से, जो अपनी मम्मी से जो भी भाषा उसकी माता जी जिस तरीके से उसे बुलाती हैं, कैसे करती हैं, तो पहले बच्चा माँ की ही भाषा को समझता है, ठीक है। माँ की भाषा को समझता है, इसलिए हम बोलेंगे कि मातृभाषा जो है वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है। समझ पा रहे होंगे दोस्तों, हमने बताने का पूरा प्रयास किया है, और आप आशा करते हैं कि आप समझ भी रहे होंगे। चलिए, और इसमें देखिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो है कि यह भाषा परिवार से सीखी जाती है। इसको हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि परिवार में पहले बच्चा जो है अपने परिवार में ही रहता है, परिवार में लोग जिस तरीके से बातें करेंगे, जैसा उनका बात करने का तरीका रहेगा, बच्चा उसी को अनुकरण करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम ये भी संज्ञा दे सकते हैं कि यह भाषा परिवार से सीखी जाती है, ओके। चलिए, तो आगे हम ये देखते हैं। हाँ, ये मातृभाषा को ही हम एक देखिए, विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम मातृभाषा होती है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि हम कहीं भी बात करते हैं, तो ज्यादातर हम अपने घर पे जिस तरीके से बात लोग करते हैं, ज्यादातर अपने बोलचाल में किसी से भी बात कर रहे हैं, हम अपना संचार का माध्यम मातृभाषा ही रखते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसीलिए इसको इसमें बोला है कि यह एक सशक्त माध्यम है, ये मातृभाषा। समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं राजभाषा पे। राजभाषा क्या है? ठीक है, राजभाषा क्या है? जिस भाषा में राज्य या देश का शासन संचालित होता है, या शासन संबंधित कार्य किया जाता है। देखिए, इसमें आपको हम बता दें कि आप इसमें सिर्फ की पॉइंट यही देखिएगा कि राज्य या देश का शासन संचालित होता है, या फिर शासन संबंधित कार्य किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारे देश में हिंदी से ही ज्यादातर सारी चीजें हिंदी से ही होती हैं, तो राजभाषा का दर्जा हिंदी को ही दिया गया है, क्योंकि संविधान में देखिए 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ठीक
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, चलते हैं आगे चलेंगे। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब इसका क्या तात्पर्य हो गया राष्ट्रभाषा? मतलब कि अब हमारा भारत जो है इतना बड़ा है, ठीक है। अब हमारे पूरे भारत में इतनी जनसंख्या है, 140 करोड़ की आबादी है। अब देखिए, इसमें अधिकांश जनता कौन सी भाषा का प्रयोग ज्यादा कर रही है? हिंदी भाषा की, ठीक है। जहाँ हम लोग को पता ही है कि ज्यादातर हिंदी भाषा। अब यही चीज बोला जा रहा है, किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता, सबसे ज्यादा जनता जिस भाषा में मतलब एक दूसरे से संचार कर रही हो, बात कर रहा हो, लोग ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा वही राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी क्लास। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि अब हमारी क्लास एंड हो रही है। हम आपसे बोलेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हाँ, हम आपको बता दें कि क्लास के बाद अभी हम अगर एमसीक्यू फॉर्म में भी ये क्वेश्चन जो है डालेंगे, तो जो है आप उस क्वेश्चन को भी देखें, इसको पढ़ के क्वेश्चन को देखें। उसके बाद जो है आपका एक भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, अगर आप अच्छे से उस क्लास को भी देख लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।